ओके जी, तो अब हम एरो ओटाइटिस मीडिया शुरू करते हैं, जिसको हम ओटाइटिक बैरोट्रोमा के नाम से भी जान रहे होंगे। ओटाइटिक मतलब कि इन्फ्लामेशन ऑफ ईयर, बैरो मतलब के प्रेशर चेंजेस, और ट्रोमा जो प्रेशर चेंजेस की वजह से आ रहा है। प्रेशर चेंजेस की वजह से जो ट्रोमा आ रहा है और हमारे ईयर की इन्फ्लामेशन हो रही है, अब हम वो पढ़ते हैं। बेसिकली ना ये इस प्रिंसिपल पे फॉलो कर रहा होता है। आप लोगों को पता है जो हमारी स्टेशन ट्यूब है ना, वही तो हमारे प्रेशर को मेंटेन कर रही होती है, मिडिल एयर के प्रेशर को। ठीक है, अगर वो इस फंक्शन को परफॉर्म करने में फेल हो जाएगी तो हमारा अंदर नेगेटिव प्रेशर मेंटेन होगा। नेगेटिव प्रेशर होगा तो बाहर का प्रेशर पॉजिटिव है। ठीक है, तो हमारी जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है वो रिट्रैक्ट करेगी। सबसे पहला सिम्टम ये आएगा। उसके बाद जो फर्दर हमें मसले मसाइल देखने को मिलेगा वो हम डिटेल में पढ़ते हैं। लेकिन अब ये जान लो कि जो हम बैरोट्रोमा है ना हमारा, वो किन किन कंडीशंस में देखा जाएगा। सबसे पहले तो आएगी कि जब हम रैपिड मतलब डिसेंड करते हैं ड्यूरिंग एयर फ्लाइट। आप लोगों को पता है जब जिस तरह हम ज़मीन से ऊपर जाते जाते हैं हवा में, तो हमारा हवा का प्रेशर नेगेटिव होता जाता है। अब आप समझो कि हमारा यहाँ पे प्रेशर नेगेटिव हो गया हुआ है। ठीक है, अंदर का हमारा प्रेशर थोड़ा बहुत पॉजिटिव था क्योंकि हम ज़मीन से ऊपर गए हैं। ठीक है, अंदर पॉजिटिव था। जो थोड़ी बहुत एयर पॉजिटिव है, जो ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, वो डिफ्यूज़ होकर चले जाएगी हमारे ब्लड के अंदर। ठीक है, जो थोड़ी बहुत एयर ज़्यादा भी होगी ना, वो हमारे स्टेशन ट्यूब से निकल के बाहर आ जाएगी और अंदर भी नेगेटिव प्रेशर हो जाएगा। ठीक है, और बाहर भी नेगेटिव प्रेशर हो जाएगा। ये नॉर्मल हो जाएगा जब हम फ्लाइट में ऊपर जा रहे हैं। ठीक है, नॉर्मली जहाज़ जा रहा है, लेकिन जब अचानक से जहाज़ नीचे की तरफ आएगा, ठीक है, उसने डिसेंड करना, उतरना है जहाज़ ने, लेकिन अंदर हमारा नेगेटिव प्रेशर है। ठीक है, बाहर का प्रेशर अब पॉजिटिव होता जा रहा है, पॉजिटिव होता जा रहा है। लेकिन अब इस प्रेशर को जल्दी से मेंटेन करना है। अगर हम इस प्रेशर को जल्दी से मेंटेन नहीं करते, हमारी स्टेशन ट्यूब ओपन नहीं होती, जॉइनिंग नहीं करते हम, या स्वेलिंग नहीं करते, या वल्सल्वा नहीं करते, तो हमारी अंदर का प्रेशर पॉजिटिव हो ही नहीं पाएगा। अंदर का प्रेशर पॉजिटिव नहीं होगा तो नेगेटिव देखने को मिलेगा। नेगेटिव होगा तो हमारी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन अंदर की तरफ रिट्रैक्ट कर देगी। ठीक है, और जो बाकी सिम्टम आएंगे वो हम दोबारा पढ़ेंगे वो वाले। उसके बाद दूसरा आ जाएगा अंडर वाटर डाइविंग। अंडर वाटर डाइविंग करेंगे तो अंदर पानी का प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा। जब हम बाहर के इन्वायरमेंट से गए थे तो अंदर हमारा पॉजिटिव प्रेशर था, लेकिन वो उतना प्रेशर नहीं है कि जितना अंदर हमें वाटर में प्रेशर देखने को मिला। अंदर तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। ठीक है, तो उसके मुकाबले में तो हमारा अंदर का फिर नेगेटिव हो जाएगा। अंदर का फिर नेगेटिव होगा तो हमारी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन फिर रिट्रैक्ट कर जाएगी। उसके बाद कंप्रेशन इन प्रेशर चैम्बर, मतलब कोई ऐसे चैम्बर में गए जहाँ बहुत ज़्यादा प्रेशर है, साइडों से बहुत ज़्यादा प्रेशर है, तो अंदर वाला प्रेशर तो कुछ रहेगा नहीं। वो मतलब जो अंदर वाला प्रेशर है वो तो नेगेटिव बन जाएगा उसके सामने, तो हमें अंदर नेगेटिव प्रेशर देखने को मिलेगा। अगर हमारी स्टेशन ट्यूब प्रॉपर वर्क करे और उसी टाइम बाहर के प्रेशर के साथ मेंटेन कर ले हमारे मिडिल एयर के प्रेशर को, तो हमें बैरोट्रोमा देखने को ना मिले। अब हम देखते हैं कि जो हमारा नेगेटिव प्रेशर बन रहा है उसके साथ क्या क्या मसले देखने को मिलेंगे। हमें सबसे पहले जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन रिट्रैक्ट मिल रही है वो मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। ठीक है, उसके बाद हमें हाइपरीमिया देखने को मिलेगा। हाइपरीमिया क्यों देखने को मिलेगा? आपको पता है जो हमारा मिडिल एयर का स्ट्रक्चर सारा मिकोजा ही है। ठीक है, मिकोजा है, इसके अंदर ब्लड वेसल सारी प्रेजेंट है। अंदर अगर नेगेटिव प्रेशर क्रिएट हुआ है, उसने सक्शन क्रिएट करनी है, उसने सक्शन करनी है, उसने खींचना है ब्लड वेसल्स को। ब्लड वेसल लीकी हो जानी, ब्लड वेसल में ब्लड भी ज़्यादा हो जाना है, एक तरह का हाइपरीमिया देखने को मिलना है। जो हमारी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है इसके ऊपर भी ना रेड रेड वेसल देखने को मिलेंगे, इसके हम कहेंगे हाइपरीमिया भी देखने को मिल रहा है। साथ में इंगोर्जमेंट भी हो चुकी है ब्लड वेसल्स की, क्योंकि ब्लड वेसल्स खींची जा चुकी हैं। अंदर नेगेटिव प्रेशर है, नेगेटिव प्रेशर सक्शन क्रिएट कर रहा है, ब्लड वेसल्स को अपनी तरफ खींच रहा है, इंगोर्जमेंट हो रही है, हाइपरीमिया हो रहा है। ठीक है, और इवन के जब हमारी जो ब्लड वेसल के अंदर आपको पता है पिछले सेल्स है वो भी लीकी हो जाएंगे। जब उन पर प्रेशर पड़ेगा, उनके आपस में जंक्शन टूटेंगे, बीच में से हमारा ट्रांजिट भी बाहर आ जाएगा। ट्रांजिट होता है मतलब जो हमारे ब्लड के अंदर फ्लूइड वगैरह प्रेजेंट है, मतलब ब्लड सेल्स नहीं कहने आप लोगों ने, या ब्लड प्रोटीन नहीं कहने, उसके अलावा जो भी फ्लूइड है वो हमारा बाहर आ जाएगा, उसके ट्रांसडेट बाहर आ चुका हुआ है। इवन कि हमारी ब्लड वेसल फट भी सकती हैं, फटेंगी तो हमारा ब्लड भी बाहर आ जाएगा, तो हमें हेमरेज भी देखने को मिल सकता है, ट्रांसडेट भी देखने को मिल रहा है, हेमरेज भी देखने को मिल सकता है मिडिल ईयर के अंदर, जो कि हम टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से देख रहे होंगे। और समटाइम्स इवन के इतना नेगेटिव प्रेशर मेंटेन होता है, यहाँ पे हमारा सारा आपको पता है कि हमारा इनर एयर प्रेजेंट है, तो इनर एयर की लेबरिंथ भी फट सकती है। मतलब पहले उसकी बोन फटेगी, उसके बाद उसके अंदर जो मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है वो भी फटेगा, रप्चर होगा, और हमें आपको पता है फिर वर्टाइगो की सिम्टम देखने को मिलेंगे। हमारा मतलब इक्विलिब्रियम नहीं मेंटेन होगा और सेंसोन्यूरल हेयरिंग लॉस हो सकता है। अगर ये ऊपर वाले मसले आ रहे हैं तो ये कंडक्टिव हेयरिंग लॉस करेंगे। ठीक है, अगर ये वाले मसले आएंगे तो ये सेंसोन्यूरल हेयरिंग लॉस करेंगे। उसके बाद हम देख लेते हैं क्लिनिकल फीचर्स क्या प्रेजेंट करेगा बैरोट्रोमा का पेशेंट। ठीक है, एक और बात है जो आप लोगों को बतानी थी कि अगर हम फ्लाइट लेके नीचे आए हैं, ये वाला पहला केस था, और बुक में ना इसके रिलेटेड एक प्रिंसिपल समझाने की कोशिश की गई है कि आपको पता है कि बाहर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव प्रेशर है, अंदर बहुत ज़्यादा नेगेटिव प्रेशर है, तो क्रिटिकल वैल्यू सेट कर देगी 90 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। अगर इतना प्रेशर हमारा बाहर का ज़्यादा होगा ना अंदर वाले प्रेशर से, मतलब अंदर नेगेटिव प्रेशर है, बाहर अगर 90 मिलीमीटर ऑफ मरकरी प्रेशर ज़्यादा हो गया है, तो हमारी स्टेशन ट्यूब ऑटोमेटिकली लॉक्ड हो जाएगी। ऑटोमेटिकली लॉक क्यों हो रही है? आपको पता है एक तो हमारा अंदर नेगेटिव प्रेशर है, ठीक है, एक तो वो हमारी ट्यूब को खींच रहा होगा, ट्यूब हमारी एक तरह से जकड़ी जकड़ी से होगी दोनों साइडों से। ठीक है, और बाहर से ऊपर से पॉजिटिव प्रेशर आ गया, वो भी कंप्रेशन डालेगा। ठीक है, आपको पता है नेजोफेरिंक्स के अंदर से हमारा प्रेशर तो पॉजिटिव प्रेशर तो आ रहा है सांस के जरिए, वो पॉजिटिव प्रेशर डालेगा, हमारे एंड अंदर की तरफ मुड़ जाएंगे ट्यूब के। ठीक है, अंदर से नेगेटिव प्रेशर, बाहर से पॉजिटिव प्रेशर, तो एक तरह से
जो हमारी ट्यूब का ल्यूमन है ना, बाहर वाला जो नेजोफेरिंक्स वाला ल्यूमन है, हालांकि इसको ओपन होना चाहिए और पॉजिटिव हमारा अंदर पॉजिटिव प्रेशर मेंटेन करना चाहिए, लेकिन वो क्लोज हो जाएगा, बाहर वाला प्रेशर पॉजिटिव हो जाएगा बहुत ज़्यादा, अंदर नेगेटिव हो जाएगा, तो सिम्टम देखने को मिलेंगे। उसके बाद क्लिनिकल फीचर्स क्या आ रहे हैं हमें, ईयर एक आएगा, ठीक है, मतलब कान में दर्द होगी, हेयरिंग लॉस होगा, कौन सी टाइप का, कंडक्टिव टाइप का सिम्टम्स के अंदर, इसके अंदर सेंसोन्यूरल हेयरिंग लॉस, और टेनाइटिस होगा, मतलब कानों में घंटी बजेगी। और उसके बाद हो सकता है कि ना उसके जब रिट्रैक्टेड टिम्पैनिक मेम्ब्रेन देखने को मिले, जब हम साइंस खुद देख रहे होंगे, कंजेस्टेड देखने को मिलेगा, हाइपरीमिया वगैरह देखने को मिलेगा, इवन कि हमारी जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन कुछ केसेस के अंदर रप्चर भी हो सकती है, फट सकती है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, आपको पता है इतना ज़्यादा नेगेटिव प्रेशर अंदर क्रिएट हो गया, बाहर से पॉजिटिव प्रेशर आ रहा है, ठीक है। और इवन कि हमें अंदर एयर बबल्स भी देखने को मिल सकते हैं, यहाँ पे एयर बबल्स बन जाएंगे नेगेटिव प्रेशर की वजह से, या फिर अंदर हेमरेज वगैरह, जो खून जो ब्लड वेसल फटी है अंदर खून है, वो भी हमें देखने को मिल सकता है। और ये हेयरिंग लॉस कंडक्टिव भी हो सकता है और सेंसोन्यूरल भी हो सकता है। उसके बाद हमें ट्रीटमेंट क्या करना है, ट्रीटमेंट एक तो ये करना है कि हमने सबसे पहले एरेशन को मतलब रिस्टोर करना है, जो हमारी स्टेशन ट्यूब है उसको खोलना है ताकि हमारी जो एरेशन है दोबारा से मेंटेन हो, अंदर पॉजिटिव प्रेशर होगा, अंदर पॉजिटिव प्रेशर बनेगा तो हमारी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन खुद ब खुद ही रिप्लेस हो जाएगी, मतलब अपनी जगह पे आ जाएगी, अंदर के सिम्टम खुद ब खुद ही ठीक होने शुरू हो जाएंगे। तो एरेशन कैसे कर सकते हैं हम, कैथेटराइजेशन कर सकते हैं। कैथेटराइजेशन ये होगा कि हमारा जो स्टेशन ट्यूब है ना, उसके अंदर हम कैथेटर डालते हैं, ठीक है, पीछे से पोलिटर बैग लगाते हैं, उसमें हवा भरते हैं, कैथेटर से हवा जाती है सीधी हमारी मिडिल एयर के अंदर, तो मिडिल एयर हमारा ठीक हो जाता है। या फिर पोलिटराइजेशन करते हैं, पोलिटराइजेशन भी यही है कि हम वल्सल्वा करवाते हैं पेशेंट से, ठीक है, मतलब स्वेलिंग कराते हैं, सॉरी, या पोलिटराइजेशन है, इसके अंदर भी हम यही कर रहे होते हैं कि पेशेंट को बोलते हैं स्वेलिंग करो, साथ में हम ना पोलिटर बैग होता है, ठीक है, ऐसे ना पीछे रबड़ बैग होता है, उसको हम दबाते हैं ताकि ना नाक में से हवा आ जाए, इसके आपको पता है नेजोफेरिंक्स के अंदर हमारा स्टेशन ट्यूब प्रेजेंट है ना, साथ स्वेलिंग कर रहा होगा, अगर स्टेशन ट्यूब ओपन होती है तो हमारी हवा सीधी जाएगी हमारे मिडिल ईयर के अंदर, तो इस तरह हमारी एरेशन रिस्टोर हो जाएगी और हमारा पॉजिटिव प्रेशर अंदर बन जाएगा मिडिल एयर के अंदर। उसके बाद हम डीकंजेस्टेंट दे सकते हैं। डीकंजेस्टेंट हम क्यों दे रहे होंगे, आपको पता है, सारी कंजेशन हो रही है, हाइपरीमिया हो रहा है, ठीक है, एंगोजमेंट हो रही है, तो हम अंदर फ्लूइड नहीं बना देंगे, हम चाहेंगे कि अंदर फ्लूइड पैदा ना हो, अगर फ्लूइड बनेगा तो सेकेंडरी कंडीशन हो सकती है, एक्यूट ओटाइटिस मीडिया हो सकता है, तो डीकंजेस्टेंट देने हैं, ठीक है। उसके बाद मरिंगोटमी कर देनी है उस केस के अंदर जिसके अंदर फ्लूइड आ जाएगा हमारी मिडिल एयर के अंदर, मिडिल एयर के अंदर फ्लूइड आ गया, ठीक है, स्टेशन ट्यूब ओपन नहीं हो रही, कंडीशन वर्स होती जा रही है, बहुत ज़्यादा पेन हो रही है, तो हम जो स्टेशन ट्यूब है ना उसके अंदर सुराख करते हैं, एक सुराख करके तो जो अंदर फ्लूइड वगैरह उसको बाहर निकालते हैं, हम पीछे से जो स्टेशन ट्यूब है उसको रिस्टोर करते हैं और ये खुद ब खुद ही सुराख आहिस्ता आहिस्ता हील हो जाता है। उसके बाद हमने प्रिवेंशन क्या करनी है बैरोट्रोमा के लिए, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो हमने पेशेंट को अवॉइड करना है कि आप लोगों ने जब अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन है, मतलब ठीक है, ट्रैक इन्फेक्शन है, तो आप लोगों ने ट्रैवल नहीं करना, क्योंकि उस केस के अंदर आपकी नेजोफेरिंक्स की ऑलरेडी इन्फ्लेमेशन जा रही होगी, तो स्टेशन ट्यूब बंद होगी, बैरोट्रोमा हो जाएगा। दूसरा ये है कि जब आप जहाज़ उतर रहा है तो आप लोगों ने कोई स्वेलिंग वगैरह कर लेनी है, या फिर कोई मीठी टॉफ़ी खा लो या च्युइंगम वगैरह खा लो, ठीक है, तो उससे आपकी स्टेशन ट्यूब ओपन होगी, मिडिल एयर का प्रेशर मेंटेन हो जाएगा। और मना करना है कि जब जहाज़ उतर रहा है ना तो आप लोगों ने सोना नहीं है, अगर तब सोओगे तो आपको ज़्यादा चांसेस होंगे कि बैरोट्रोमा हो सकता है, क्योंकि उस टाइम आपकी स्टेशन ट्यूब ओपन ही नहीं होगी, स्वेलिंग करोगे नहीं आप। और उसके बाद हम ना पेशेंट को बोलेंगे कि ऑटो एरेशन करो। ऑटो एरेशन ऐसे होती है कि मतलब जब आप उतर रहे हो तो वलसलवा करना है। वलसलवा होता है कि अपना सांस अंदर लेके जाना है, फिर उसके बाद मुंह बंद कर लेना है, नाक बंद कर लेना है और कानों में हवा को ब्लो करने की कोशिश करनी है, जो मैंने अपने टेस्ट में पढ़ा था वलसलवा वाले में, ठीक है। वलसलवा करो, या फिर उसको हमने ना, अगर उसको बार बार मसले मसाइल आ रहे हैं बैरोट्रोमा के और सफ़र वो करना चाह रहा है, तो आप वेजो कंस्ट्रिक्टर उसको साथ में दो, क्योंकि आपको पता है कि जो हमारी कोई ऐसी कंडीशन चल रही होगी, कोई एलर्जी कंडीशन चल रही होगी, एलर्जी कंडीशन भी हमारे नेजोफेरिंक्स में चल रही होगी ना, तो हमारी स्टेशन ट्यूब को ब्लॉक कर सकती है। तो हम पहले ही उसको वेजोकंस्ट्रिक्टर दे देंगे, नेज़ल स्प्रे वगैरह दे देंगे, ताकि अगर नेज़ल एरिया में कोई मतलब कि एलर्जी रिएक्शन वगैरह ना हो, या फिर हिस्टामिन दे दो आप, या फिर सिस्टेमिक डीकंजेस्टेंट दे दो, ताकि मसले मसाइल ना आए, नेज़ोफेरिंग स्वेलिंग ना हो। नेज़ोफेरिंग की स्वेलिंग होगी तो हमारी स्टेशन ट्यूब खुद ब खुद ही ब्लॉक हो जाएगी, ब्लॉक होगी तो हमारा प्रेशर मेंटेन नहीं होगा। और अगर किसी को रिकरेंट बैरोट्रोमा होते हैं, बार बार बैरोट्रोमा हो रहे हैं, तो आप लोगों ने ख्याल रखना है कि कोई नेज़ल पॉलिप नहीं है। नेज़ल पॉलिप होगा तो हमारी स्टेशन ट्यूब को बंद कर देगा, सेप्टल डेविएशन होगी तो वो भी हमारी इसी के मसले मसाइल करेगी जो स्टेशन ट्यूब की ओपनिंग के हैं। या कोई नेज़ल एलर्जी वगैरह तो नहीं चल रही, कोई मतलब कि वहाँ पे जैसे हे फीवर वगैरह तो नहीं चल रहा, या फिर कोई क्रोनिक साइनस इन्फेक्शन तो नहीं चल रहा नोज़ का। सारी कंडीशन वही हैं जो इसकी तरफ पेशेंट को लेके जाती हैं।